नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र दलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एड। आज की वीडियो में बात करेंगे कि 2023 में 498A के बारे में क्या कहता है कानून। तो देखिए, बहुत सारे मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी आ रहे हैं कि सर मेरे को धमकी दी जा रही है कि आपकी नौकरी चली जाएगी, आपका सारा परिवार को जेल में करवा दूंगी, ये सब करा देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हमारे साथ अगर पत्नी मायके चली गई है तो हमारे साथ क्या हो सकता है, और पत्नी हमारे साथ कुछ गलत ना करे या हमारे खिलाफ कोई गलत एफआईआर ना कराए, उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल मुझे आ रहे हैं। तो देखिए, इसी बारे में वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको नोटिफिकेशंस के ज़रिए आपको मिल जाए। देखिए, आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ का कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है, किसी भी कारण से हो रहा है, और वाइफ अपने मायके चली जाती है और मायके जाने के बाद वहाँ पर आपके ऊपर 498A का केस, 125 का केस, डोमेस्टिक वायलेंस का केस, बहुत सारे केसेस कर दिए जाते हैं। तो कुछ लोगों के साथ ये घटना पहली बार होती है या किसी ने कुछ देखा होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ना तो परिवार में कोई ऐसी घटना घटित हुई है, ना उन्होंने कभी ये देखा है, सिर्फ इस बारे में सुना है। तो उनके ये सवाल थे कि सर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आपकी ऐसी सिचुएशन आपके साथ आ गई है तो आप किसी भी रिलेटिव को अपने बीच में लेकर बात करें कि ऐसी घटना आगे ना बढ़े, आपकी बात जो आगे ना बढ़े, किसी भी प्रकार से उसको सोल्व किया जा सके। लेकिन फिर भी पत्नी नहीं मान रही है, आपके ऊपर केस करना चाह रही है, तो ऐसी कंडीशन में बचने के लिए अगर आप घर बसाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको सेक्शन 9 का केस फाइल करना चाहिए। अगर आपको ये लग ही रहा है कि मुझे कोर्ट जाना ही पड़ेगा तो, नहीं तो दोनों पार्टी, अगर ये इसमें पत्नी के ऊपर ये बात है तो उसे भी नहीं जाना चाहिए, अगर पति के ऊपर बात है तो पति को भी नहीं जाना चाहिए। इसमें गलती किसी की भी हो सकती है। सबसे पहले बैठकर बात कर किसी भी सगे संबंधी को साथ में लेकर आपको उस केस को, उस बात को समझाने या सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। दोनों पक्षों को समझाएं, पति और पत्नी को समझाएं, उनकी बात को किसी प्रकार से एक दूसरे के प्रति मनवाएं। लेकिन फिर भी अगर बात नहीं बन रही है और आपको ये लग रहा है कि पत्नी मेरे खिलाफ झूठा दहेज का केस कर देगी और मुझे लिटिगेशन को भुगतना पड़ेगा, तो आप सेक्शन 9 का केस किसी वकील साहब के पास जाएं। सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत केस फाइल कराएं। उसमें सिर्फ इतना होता है कि मैं घर बसाना चाहता हूं, ये नहीं आ रही है, क्या कारण है। उस कंडीशन में पत्नी को नोटिस जाता है और नोटिस जाने के बाद पत्नी आके कहती कि वो क्यों नहीं आ रही और उसका क्या रीज़न है। अगर वो नहीं आती है, आपके फेवर में केस हो जाता है। उसके बाद अगर पत्नी 498 यानी दहेज की कंप्लेंट आपके खिलाफ दर्ज करा देती है तो यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी 498 की केस दर्ज हो रखे हैं और सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी लैंडमार्क जजमेंट हैं जो ये कहती हैं कि अगर पत्नी ने दहेज का केस अपने ससुराल वालों, पति और ससुराल वालों के खिलाफ कराया है तो उस कंडीशन में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क बहुत सारी जजमेंट है। उसमें यह है कि आपको बुलाया जाएगा, बुलाने के बाद आपकी समझौता कराने की कोशिश की जाएगी। अगर फिर भी समझौता नहीं हो रहा है तो फिर आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह रखा है कि जो आपके परिवार वाले हैं, यानी पति को छोड़ के जो ससुराल वालों के अन्य पक्ष हैं, उनको अरेस्ट ना किया जाए और उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज ना की जाए। अगर कोई ऐसा हीनियस क्राइम हुआ है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट परिवार वालों की है तो वो उच्च अधिकारियों से परमिशन लेकर आपकी इन्वॉल्वमेंट दिखा सकते हैं, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पत्नी ने दरखास्त दी, तुरंत जाते ही आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी और आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अगर आपके ऊपर एफआईआर दर्ज भी हो जाती है तो भी आपको जमानत पुलिस के द्वारा ही दे दी जाती है और आप आगे केस चलता रहता है। बहुत सारे लोगों के मन में एक और सवाल था कि सर हमने तो दहेज मांगा ही नहीं, फिर भी दहेज की कंप्लेंट हमारे खिलाफ क्यों हुई। तो देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, 498A जो एफआईआर दर्ज होती है उसमें दहेज मांगना ही ज़रूरी नहीं होता। बहुत सारे के लोगों के मन में डाउट है कि सिर्फ 498 दहेज के मांगने के कारण होती है। देखिए, दहेज मांगना नहीं, पत्नी के अगेंस्ट किसी भी प्रकार की क्रूरल्टी होती है, उसको डराना, धमकाना या किसी प्रकार से फोर्स करना या उसको ताने देना, ये सब भी 498A के अंदर ही आता है। और इन्हीं के ऊपर भी जो परिवार के अन्य लोग हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करा जाती है।
अगर वेरी शॉर्ट में अगर मैं बात करूं कि अगर आपकी पत्नी मायके चली गई है और 498 की केस की धमकी दे रही है या नौकरी छुड़वाने की बात अगर की जा रही है, तो डरे नहीं, आपकी नौकरी की कोई बात नहीं आएगी। सिर्फ आपको जब आपको पुलिस बुलाए, जब आपको चले जाना है, नियम अनुसार समय अनुसार अपनी बेल करा लें, कोर्ट में जाते रहें, आपकी नौकरी पर कोई बात नहीं आएगी। रहा जैसे मैंने बताया कि परिवार वालों को भी जेल में करा दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई हीनियस क्राइम नहीं है, कोई बड़ा क्राइम नहीं हुआ है, तो उस केस में परिवार वालों पर कोई बात नहीं आएगी। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आपको ये लगता है कि सुलझाने से बात अगर सुलझ सकती है, तो अपने किसी भी परिवारी सगे संबंधियों को बीच में लेकर बात को सुलझाएं, क्योंकि छोटी मोटी बातों के कारण ही बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं। हमारी डेली प्रैक्टिस में भी बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जिनमें कोई ऐसी बात ही नहीं है कि पति पत्नी को कोर्ट में आना पड़े, या उनके बीच में कोई ऐसी बड़ी बात है कि जिस वजह से वो कोर्ट आए हैं। बहुत माइनर बातों को लेकर कोर्ट में लोग आ रहे हैं। तो मेरी पर्सनल राय ये है, अगर आपके साथ कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई है, आप दोनों साथ में रह सकते हैं, तो किसी भी बीच बचाव से, किसी भी तरीके से, किसी भी सगे संबंधी को जिसकी पत्नी मान सके या पति मान सके, उसको लेकर आप समझाने का प्रयास करें। कैसे भी सफल प्रयास करने से अगर घर किसी का बच सकता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।